चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा अपने पास है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। जो मेरे आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हम लोग वहां पे स्टार्ट किए थे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, और वहां पे हम लोग पढ़े थे डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज देखे, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में बात किए, सिंगल इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल फंक्शन पढ़े, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़े, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेशन, और उसे कुछ क्वेश्चन भी अपन किए होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीक्वेंस वाइज, यहाँ पे आपके पास आप वीडियोस जो है चेक कर रहे होंगे, और उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास होता है वो है मेरे पास है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग चेक करेंगे, जरूर उसको देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, थोड़ा सा उनमें दिक्कत होती है कि भाई कर्व कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे लिमिट ले रहे हैं। तो वही आपका इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटीड कि आपका ये जो टॉपिक है ना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वो आपका बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको छोड़ते हैं, पहले तो यार ये अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप इस टॉपिक का आपका मेन मोटो क्या है उसको पढ़ने का, पहले तो आप वो जान लो कि इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, सो इन दैट केस अपन क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का 2019 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की मैंने शुरुआत की यहाँ से, और इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सॉल्व द इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है मेरे पास, और डबल इंटीग्रेशन है तो वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज dx एंड dy। ओके, अब जैसे आप सॉल्व करोगे तो पहले सॉल्व करने के पहले आपको लिमिट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिमिट आइडेंटिफाई किया, सो लिमिट आइडेंटिफाई करने से मुझे पता चला भाई कि एक इसकी लिमिट हुई मेरे पास, ये x की लिमिट है मेरे पास। ठीक, उसके बाद आपने देखा कि भाई मेरे पास ये तो y की लिमिट है, तो कहने का मतलब ये है मेरे पास कि यहाँ पे sin x by x मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा। चलो यहाँ तक तो हम लोग करते ही है ना, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिखाया अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देखना। तो पहले अपन यहाँ पे x के फॉर्म में कर रहे हैं, फिर y के फॉर्म में कर रहे हैं। अब जब आप x के फॉर्म में करोगे ना, तो आपका जो इंटीग्रेशन के जो अंदर का फंक्शन है ना, अंदर का जो फंक्शन है वो है sin x by x। तो यार आप ध्यान दो, sin x by x का जो इंटीग्रेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? या तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास sin x by x का आइलेट रोल आप लगा सकते हो, तो उतना वो आसान नहीं होगा, उसमें काफी नंबर ऑफ जो स्टेप्स आएंगे सॉल्यूशन के वो बढ़ जाएंगे। सो ऐसा केस, ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पास जो इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन है, अगर वो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जहां पे उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सो उस केस में अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो ऑर्डर है, पहले ऑर्डर क्या इंटीग्रेशन का, पहले x है फिर y है। तो अगर अपन इन दैट केस जहां पे इंटीग्रेशन जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, सो इन दैट केस, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन का ऑर्डर ही चेंज कर देंगे। मतलब अभी x के फॉर्म में हो रहा है, फिर y हो रहा है, फिर अपन उसको चेंज करेंगे, चलो पहले y के फॉर्म में कर देंगे, उसके बाद x के फॉर्म में कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट रहेगा है ना, इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट रहेगा वो बहुत इजी हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, जहां पे डायरेक्टली आपको जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर होता है उससे आपको सॉल्व होते नहीं दिखता है, या वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना, तो देखो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिया हुआ है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल्स, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो करने वाले हैं, अभी उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। आप थोड़ा सा वेट करिए कि भाई चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपने सीखा कि पढ़ क्यों रहे, आप सीखते हैं कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपन उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो भाई सबसे पहले इसका जो स्टेप्स है वो है मेरे पास, अपन आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट्स को। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई अपन लिमिट कर रहे हैं, जैसे मैंने इसका लिमिट आइडेंटिफाई कर लिया y टू पाई, मतलब ये x का लिमिट हो गया और ये y का लिमिट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो x की लिमिट जो गिवन है आपको, है ना, ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग पूरा, पहले अपन सीख रहे हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं इसके स्टेप्स को। तो पहले मैंने लिमिट आइडेंटिफाई कर ली, लिमिट आइडेंटिफाई करने पे आपको ये दिखा
कि अगर ये लिमिट होती है x के लिए, तो अगर लिमिट x की पहले गिवन है आपको, तो वहां पे कंफर्म हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आपको शो कर रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे इन दैट केस लिमिट ऑफ y पहले गिवन होती है आपको, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके वर्टिकल स्ट्रिप को शो कर रहा है। ठीक, तो वहां पे ऑर्डर क्या होगा, वहां पे ऑर्डर होगा पहले y का, फिर उसके बाद होगा x का। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे ट्रेस द लिमिट्स टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज। क्या, ट्रेस द लिमिट्स टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री, मतलब आपको क्या करना है, वो लिमिट को ट्रेस करना है, मतलब कर्व तैयार करने हैं और उसका बाउंड्रीज तैयार करना है आपको। बाउंड्रीज तैयार करने का मतलब है, बाउंड्री मतलब क्या होता है, लिमिट तैयार करना होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अगर पहले x की लिमिट है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और अगर पहले y की लिमिट है तो वर्टिकल स्ट्रिप। आप क्या करने वाले हो कि आप, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो उसको आप चेंज करोगे वर्टिकल स्ट्रिप में। मतलब जो पहले x के लिए इंटीग्रेशन पहले हो रहा था, उसको आप वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करके आप बताओगे भाई वो लिमिट बन जाएगी अब y के लिए। वो कैसे लिमिट बनेगी वो आप देखेंगे, अभी मैं एग्जांपल लूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, और अगर पहले आपको वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है तो उसको आप चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो यही स्टेप लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग द स्ट्रिप्स वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या कहने का मतलब ये है, अगर आपको पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गिवन है, मतलब x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसको आप चेंज करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप में। ठीक, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप आपको ये बता रहा है कि अब पहले होगा y के लिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। उसके बाद जैसे अगर आपके पास अगर वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है तो इसको आप चेंज करोगे हॉरिजॉन्टल में। अगर पहले वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और उसके बाद आप चेंज करोगे तो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको शो करेगा कि जो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, अब वो हो जाएगा x के फॉर्म में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी क्या? ठीक है, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको उस एग्जांपल से क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे अपन ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसको बढ़िया सा आप कॉपी में नोट करो। इस क्वेश्चन को आपको नोट करने का नीड नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, और इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखे होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, और जो इंटीग्रेशन गिवन है आपको, उसमें डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपने जो स्टेप लिखा था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, वो लिखा था आइडेंटिफाई द लिमिट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो डबल इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट है, उसमें जो फंक्शन है, जो लिमिट्स है, वो फंक्शन ऑफ x है। मतलब ये किसकी लिमिट बनेगी मेरे पास, यहाँ पे बनेगी y की लिमिट्स। और उसके बाद देखेंगे अगर ये y की लिमिट है तो ये बन जाएगी मेरे पास x की लिमिट्स। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां पे आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको फाइंड करनी है यहाँ पे सिर्फ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज कि पहले y की लिमिट्स गिवन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले y फिर x। ओके, अगर मैं इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले होगा x के फॉर्म में, फिर होगा y के फॉर्म में। तो आपका जो स्टेप है उसी स्टेप पे अपन काम करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि लिमिट्स है फर्स्ट इंटीग्रेशन का, वो है y का, मतलब y की लिमिट पहले है। तो y की लिमिट अगर पहले होती है तो इसका कहने का मतलब है कि कंफर्म है कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हुआ है। ठीक, और इसी को अपने को, है ना, स्टेप के आपने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द लिमिट्स। आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया। अब इसी लिमिट्स को जो आइडेंटिफाई किया उसको ट्रेस करना है ना, ट्रेस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और यहां से पता चल रहा है कि अगर y की लिमिट पहले गिवन है तो ये वर्टिकल स्ट्रिप हुआ, और वर्टिकल स्ट्रिप को आपको चेंज करना है। आप स्ट्रिप को चेंज करते हो, अगर आप चेंज करोगे तो इसको क्या बनाओगे, आप इसको बनाओगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज होगा तो पहले हो जाएगा x के फॉर्म में, फिर हो जाएगा y के फॉर्म में। तो इस तरीके से अपन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट्स आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है,
तो पहले आपको देखो यहाँ पे y की लिमिट गिवन है, y का लोअर लिमिट कितना है मेरे पास x स्क्वायर, y की मैक्सिमम वैल्यू मतलब y की अपर लिमिट गिवन है आपको x, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अगर बात करूं मैं x के लिए तो x का लोअर लिमिट है मेरे पास 0 और x का अपर लिमिट है मेरे पास 1। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है y की लोअर लिमिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है पैराबोला, क्या बोल रहे हैं इसको अपन, पैराबोला इक्वेशन, ठीक। पैराबोला इक्वेशन के बारे में अगर आपको देखना है तो देखते हैं यहाँ पे देखो, पैराबोला इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, पहले तो आप ये सीख लो, पैराबोला इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक। अब उसके बाद ये दो टाइप के जो पैराबोला इक्वेशन है ये होता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक, और ये होता है मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब यहाँ पे इसमें अगर अपने को ग्राफ तैयार करना है, कर्व तैयार करना है पैराबोला का, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ये देख लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके। और अगर आपको लिखना है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये, ठीक। ये अपने पास हो गया, ओरिजिन से पास हो रही है, इसको थोड़ा मैं और अच्छे फॉर्म में आपके बनाता हूं, ये, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये मेरे पास, तो इस तरीके से आपके पास पैराबोला ड्रॉ होगा। तो पैराबोला इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दो टाइप के पैराबोला होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब अपने को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो गिवन है पैराबोला इक्वेशन वो है मेरे पास y इक्वल टू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू x स्क्वायर की अगर बात हो रही है तो ये कौन से पैराबोला को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, समझ में आएगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो चलो ना यार फिगर बना लेते हैं, फिर अगर आपको पता चल गया तो, ठीक। देखो मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जांपल के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ ड्रॉ हो रहा है मेरे पास, ये ओरिजिन यहाँ से पास हो रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिगर तैयार होने वाला है, ठीक। ये, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन मेरे पास, यहां मैंने लिखा कि भाई ये इक्वेशन किस टाइप का है मेरे पास, ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है अपने को, ये हो गया बात y के लोअर लिमिट का। अगर बात करें अपन y के अपर लिमिट का, तो भाई अपर लिमिट आपको दिख रहा है y इक्वल टू एक्स, ये वो उस टाइप का फॉर्म दिख रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस c। ये किसका इक्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आपको m इज व्हाट, m यहाँ पे क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है अगर वो पॉजिटिव होता है, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये पॉजिटिव, कहने का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग टाइप लाइन को शो कर रहा है, इंक्रीजिंग टाइप स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, ये C क्या शो होता है, C को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट इन y एक्सिस। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपेयर करने के बाद कि जो C की वैल्यू है वो है मेरे पास 0। आपको बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि जो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है ये पास हो रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस में 0 है, C की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, ठीक। अब यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान देना आप लोग, ये ड्रॉ किया मैंने लाइन, ठीक। तो ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन को मैं शो करता हूँ 0 0 से, ठीक, समझ में आ गया होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो, एक तो हो गया पैराबोला और एक हो गया मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ये दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे। और ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है, कोई छोटी सी बात है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर मेरे को फाइंड करना है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे,
तो ये किस दो लाइन के बीच में हो रहा है, तो हो रहा है कर्व के बीच में और स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल टू x। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू मेरे पास x है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मेरे पास 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो दोनों में से कहीं पे भी पुट कर दो तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी मेरे को 1। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 1, 1 की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ गया? और ये ओरिजिन हो गया 0, 0। ठीक, अब यहाँ तक अपने पास क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रिप यूज हुआ है, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक, बहुत ही आराम से आपको मैं समझा रहा हूँ। जिनका भी कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा ढीला है, थोड़ा भी दिक्कत होता है आपको समझने में, आप इस एग्जांपल को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, y के लिमिट्स है तो वर्टिकल स्ट्रिप। अभी ये जो कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, उससे आप देख रहे होंगे एक रीजन तैयार हो रहा है। ये रीजन देख लो, ये रीजन कुछ तैयार हो रहा है, दिस वन। ठीक है, ये रीजन। ओके, उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि x के y का लिमिट का बात हो गया ना मेरे पास, अब मैं x की लिमिट बात कर रहा हूं। x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 कब होती है? हमेशा y एक्सिस में होती है। ये ध्यान दो आप लोग यहाँ पे। उसके बाद x इक्वल टू 1 है मेरे पास। x इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये किसको शो करता है? ये शो करता है वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन या फिर पैरेलल टू, क्या, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या आपको समझ में आया क्या? या पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस मेरे पास, तो इसका अपन ड्रॉ करेंगे। अगर इसको अगर अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ फिगर में, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये हो गया एक्स एक्सिस। हालांकि यहाँ पे जो रीजन है वो तैयार हो चुका है जिसमें हम लोग को बात करनी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बात कर लेते हैं ना। तो y एक्सिस कौन सा है मेरे पास? ये पूरा y एक्सिस है। ठीक, उसके बाद x इक्वल टू 1 है मेरे पास। तो x इक्वल टू अगर 1 में ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया 1। तो यहां से ये ड्रॉ होगा, दैट इज द वर्टिकल लाइन। ये मेरे पास ड्रॉ हो गया वर्टिकल लाइन कुछ, ये दैट इज x इक्वल टू 1। समझ में आया चीज? तो यहां से ही पास होगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो x की वैल्यू 1 के साथ है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है y एक्सिस, तो y एक्सिस की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप देख रहे होंगे जो रीजन तैयार हो रहा है मेरे पास, वो रीजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये देखो मैं डार्क किया हुआ हूं, ये रीजन। ठीक, ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहीं पे ये क्लोज रीजन बन रहा है और इसी के लिए अपने को ऑर्डर को चेंज करना है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब इस एग्जांपल को स्टार्ट किए थे तो इस एग्जांपल में आपके पास जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो इस पर्टिकुलर रीजन पे यूज हुआ है और उसी स्ट्रिप को चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में, है ना। ये आपको मैंने डिस्कस किया। तो भाई वो कैसे वर्टिकल स्ट्रिप यूज हुआ है उस पर्टिकुलर रीजन पे, उसको देख लेते हैं ना पहले, उसको तो सीख लेते हैं पहले तो, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया ये स्ट्रिप लिया मैंने। ठीक, ये वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे ही होगा। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो मोमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा मोमेंट, ये ऐसा मूवमेंट होगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो आप ध्यान देना, ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया मैंने, इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो नीचे वाला पॉइंट होगा, इसका वर्टिकल स्ट्रिप का जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो इस फिगर को ये पार करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसका मूवमेंट कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। तो मूवमेंट किसके अबाउट हो रहा है? ये हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक, उसके बाद जो नीचे वर्टिकल स्ट्रिप आपको दिख रहा है, इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो पॉइंट है, जो लाइन है, ये पॉइंट, ये लाइन जो है वो आपको शो करेगा y के मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद ये जो y की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो किसके पैरेलल में है? ये y एक्सिस के पैरेलल में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब बोले सर आप नीचे वाला ही मिनिमम क्यों हुआ? क्योंकि भाई आप ध्यान दो ना, y की जो वैल्यू होती है ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस। तो जैसे जैसे हम लोग y एक्सिस में ऊपर आते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी पॉजिटिव साइड पे। ठीक है ना। अब अगर नेगेटिव साइड की बात करेंगे तो अपन क्या होगा कि नेगेटिव साइड पे भी y की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा? उससे y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसलिए नीचे वाला जो पॉइंट है वो मतलब स्ट्रिप का जो नीचे वाला पॉइंट है वो y के लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। क्या आपको समझ में आया? और जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट ये आपके y के मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है।
क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक, तो y का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, तो लिमिट आपको पता चल जाएगी। अब देखो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इस स्ट्रिप का, वर्टिकल स्ट्रिप का जो नीचे वाला पॉइंट है वो कौन से कर्व पे तैयार हो रहा है? जब इसका जब मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट, ये देखो मूवमेंट कर रहा हूं मैं, तो नीचे वाला पॉइंट जो है वो हमेशा कौन से कर्व पे है? वो कर्व है पैराबोला। और पैराबोला में y की वैल्यू जो है कितनी मेरे पास? y की वैल्यू x² है। क्या आपको समझ में आएगी ये चीज? और जो ऊपर वाला पॉइंट है मेरे पास, ये ऊपर वाला पॉइंट है, जब उसका मूवमेंट होगा तो ऑलवेज ये पॉइंट, ये ऊपर का जो पॉइंट है ना, इसका जो टिप है स्ट्रिप का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। और स्ट्रेट लाइन पे आप y इक्वल टू, आपने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, y इक्वल टू आप क्या लिखे हैं? y इक्वल टू x। क्या आपको इतना समझ में आया क्या चीज? ठीक, तो ये हो गया मेरे पास y की लोअर लिमिट, y मिनिमम, और ये हो गया y की अपर लिमिट दैट इज y मैक्सिमम इक्वल टू x। आप चेक करो क्वेश्चन में क्या ऐसे ही गिवन है क्या? देखो ना x² और ये x ऐसे ही कुछ गिवन है। तो ये बात हो गई मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप का। अब ये x की लिमिट देख लेते हैं। तो x की लिमिट कैसे होगी मेरे पास? जब इसका मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है वो किसके अलोंग हो रहा है? ये अलोंग हो रहा है x एक्सिस के। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो जब मूवमेंट होगा यहाँ पे, तो ये बात हो गई पॉजिटिव x एक्सिस का और ये नेगेटिव x एक्सिस का। ठीक, जब ये हम लोग कोई पॉइंट को हम लोग कुछ राइट साइड पे अपन मूवमेंट करते हैं, तो राइट साइड में मूवमेंट करने पे x की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। और जैसे हम लोग लेफ्ट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं x एक्सिस के अलोंग, तो वहां पे x की लिमिट डिक्रीज होती है। तो कहने का मतलब ये क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिप का जब मूवमेंट होगा तो ये इस रीजन में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां तक पहुंचेगा, उसकी बाउंड्री क्या रहेगी? उसकी बाउंड्री रहेगी ये पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन इस पॉइंट तक आने वाला है, और इस पॉइंट पे ये जो शो कर रहा है x की वैल्यू, ये x की मिनिमम वैल्यू है वो है 0। क्या आपको इतना सा समझ में आया क्या? समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग इसके राइट साइड पे जाएंगे, इस स्ट्रिप का जब मूवमेंट होगा राइट साइड तक, तो राइट साइड में कहां तक जा रहा है? ये कहां तक जा रहा है अपने पास? ये जा रहा है इस रीजन के इस पॉइंट तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये रीजन जो है, इस रीजन में यहाँ राइट मोस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,1, और इसमें x की जो वैल्यू है मेरे पास वो है x की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। चेक करो तो क्या x की लिमिट जो क्वेश्चन लिखा था वैसे ही है क्या? देखो तो 0 to 1। क्या आपको समझ में आया क्या? तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 1 तक का लिमिट। y की लिमिट है x² to x और x की लिमिट है 0 से लेके 1। ठीक, अब अपने को क्या करना है? इसी स्ट्रिप को, वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में। अब जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल में चेंज करोगे तभी तो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इस वर्टिकल स्ट्रिप को हटाने से मैं यहाँ पे लेकर आया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान देना आपको, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मैं अलग पेन यहाँ पे यूज किया, अलग कलर का पेन यूज किया, तो आपको बहुत ही अच्छे फॉर्म में क्लियर हो, है ना। अब देखो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका ये पॉइंट हो गया और इसका ये पॉइंट। वर्टिकल स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा हो गया? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो रीजन कोई पार करते हुए बाहर चला जाएगा। नहीं, इस स्ट्रिप का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये आप देख रहे होंगे। तो यार आप देखो ना, स्ट्रिप जो है वो नीचे आ रहा है और मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, और ये पैरेलल किसके है? ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और मैंने आपको बोला ही है कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल स्ट्रिप, तो उसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है वो आपको शो करता है एक्स की लोअर लिमिट को, और जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है वो शो करता है एक्स के अपर लिमिट को। ठीक, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो पॉइंट है ये हो गया एक्स की मिनिमम वैल्यू, आप देख रहे होंगे, और ये जो पॉइंट है वो है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो जो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो पॉइंट है वो हमेशा कौन से कर्व पे है? वो कर्व है पैराबोला, क्योंकि जब इसका मूवमेंट होगा, ये देख लो, ये मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के टाइम पे ये जो पॉइंट है लेफ्ट राइट मोस्ट पॉइंट, वो ऑलवेज इस कर्व पे है। और ये कर्व कौन सा है? पैराबोला। और पैराबोला पे आप क्या लिखते हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू क्या होगा? बताओ ना, √y। समझ में आएगी बात ये? ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है आपको x की लोअर लिमिट
जो है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और ये पॉइंट जो है जब मूवमेंट करेगा स्ट्रेट तो ऑलवेज ऑलवेज बोल रहा हूं ऑलवेज इस स्ट्रेट लाइन पे होगा। और स्ट्रेट लाइन पे ये जो पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट है वो। और स्ट्रेट लाइन पे आप क्या लिखते हो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन? y इक्वल टू x, तो x इक्वल टू y। सिंपल यार, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद जैसे ये मूवमेंट होगा इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, तो नीचे वो कहां तक आ रहा है? वो नीचे कहां तक आ रहा है? तो y के लिए वो हो जाएगा लोअर लिमिट, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको शो करेगा y के मिनिमम वैल्यू को 0, और उसके बाद ये कहां तक ऊपर कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम। तो ये जो है वो है y के मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1, और ये हो गया अपर लिमिट तैयार। तो यहां से ये वर्टिकल स्ट्रिप चेंज हुआ हॉरिजॉन्टल में, तो आप इसका अच्छा खासा डिस्कशन किए। अब बस आपको फाइनल यहाँ पे आंसर देना है कुछ इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सो y इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे f ऑफ x कॉमा y, ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, तो पहले x फिर उसके बाद y। ओके, तो x की लिमिट लिखते हैं। x की लिमिट देखो, रेड कलर में मैंने x की लिमिट लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने ब्लू कलर में आपको पहले का स्ट्रिप बताया वर्टिकल स्ट्रिप, और रेड कलर में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को शो किया है। ठीक है, सब कुछ लिखा है मैंने अलग पेन से अलग कलर से बढ़िया सा। तो ये x की लिमिट शो करो यहाँ पे, तो ये हो गया y और ये हो गया रूट y। ठीक, y की लिमिट बताओ। y की लिमिट है 0 से लेके 1 तक। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? चेक करो। तो ये आपके पास हो गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और जैसे ही आपने चेंज किया तो ये जो लिमिट है मेरे पास, ये लिमिट बन गई x की लिमिट। ठीक, और ये बन गई मेरे पास y की लिमिट। मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले जो इंटीग्रेशन हो रहा है मेरे पास, वो हो रहा है पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। ठीक, मतलब क्या है कि ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। पहले y हो रहा था ना, तो पहले y था तो वर्टिकल स्ट्रिप, अब यहाँ पे हो रहा है x, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, आपको मजा आया होगा कि कैसे अपन ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। और भी अच्छे एग्जांपल लेते हैं, तो इसका आप लोग नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है।